इय्याका नस्ताईन। मैं आज सारी अपनी पार्टी को बल्कि अपनी कौम को तहरीक इंसाफ के 25 साल होने पे मुबारक देता हूँ। आज से 25 साल पहले हम चंद दीवानों ने हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी अनाउंस की। हमारा मकसद क्या था पार्टी अनाउंस करने का? हम सब ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन मुल्क को तबाह कर रही है। पहली दफ़ा एक पार्टी किसी ने करप्शन को एक मेन नेशनल एजेंडा पे लेके आया। मैं एक पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा मैंने बरतानिया में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली थी। तो मैं इस नतीजे पे बहुत पहले पहुंच चुका था कि एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकल आ जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है। और करप्शन किसकी? दो किस्म की करप्शन। एक तो निचला सरकारी नौकर, पटवारी, थानेदार, एक तो ये करप्शन करते हैं, लोगों को तंग होते हैं इससे। लेकिन जो करप्शन कौमों को तबाह करती है वो जब मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। और ये सारी कहानी है, अगर आप जैसे तीसरी दुनिया कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, आप एक एक मुल्क में चले जाएं तो वहाँ उनके हुक्मरान वही कर रहे हैं जो हमारे हुक्मरानों ने किया और तब कर रहे थे जब मैंने ये पार्टी बनाई। मुल्क का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जा रहे थे। तो तब मैंने फैसला किया अपने दोस्तों के साथ कि हम एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम हमने इंसाफ रखा, क्योंकि जब इंसाफ होता है तो करप्शन ख़त्म होती है। इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती। कानून की बालादस्ती का मतलब कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। और उसका मतलब जो ताकतवर करप्ट लोग जो मुल्कों को तबाह करते हैं, जो सारी इस वक्त डेवलपिंग वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं, उनके ताकतवर करप्ट लोग, इनको कानून के नीचे लेके आए। ये थी हमारी आज से 25 साल पहले वजह मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने के लिए, जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था। बाकी पॉलिटिशियंस को तो पॉलिटिक्स से पहले कोई किसी को नहीं जानता था। मैं तो सब पाकिस्तान में उस वक्त बड़ा नाम था, कामयाब इंसान था, ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, अल्लाह ने दिया था सब कुछ मेरी ज़रूरियात के मुताबिक। वो स्ट्रगल चली हमारी 15 साल। 2 इलेक्शन बीच में आए। पहले इलेक्शन में 1 सीट भी नहीं, दूसरे इलेक्शन में 1 सीट। ये 15 साल एक बड़ी मुश्किल स्ट्रगल थी, जिसमें मेरे साथ कई लोग आए, कई चले गए, कई हार मान गए, कई जी हमारा घर में मजाक उड़ता है, हम और देर नहीं रह सकते। और ख़ास तौर पे जब दूसरा इलेक्शन आ रहा है 2002 में, तो चंद लोग रह गए। मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैंने कभी हार नहीं मानी। 2 वजह थी। एक ये कि मैंने क्रिकेट की ग्राउंडों में एक चीज़ सीखी थी कि जो हार नहीं मानता और आखिरी गेंद तक लड़ता है, उसको हार भी हरा नहीं सकते। और ये भी मैंने सीखा था कि जब भी दुनिया में मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं तब तक 2 काम कर चुका था, क्रिकेट में कामयाब हो चुका था और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल बना चुका था। तो कामयाब इंसान तब होता है जब वो जो काम करने के लिए निकले, जो ख्वाब देखे, फिर किश्तियां जला के उसकी तरफ जाए, फिर कभी वापस ना जाए। यानी या मौत और या वो काम होगा। तब इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो तब बाहर आती हैं जब आप फैसला कर लेते हैं कि ये एक काम आपने करना है, जो भी मर्जी हो जाए। और फिर मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। मैंने उनकी बड़ी क्लोज स्टडी कर चुका था। कुरान हमें हुक्म देता है उनकी ज़िंदगी से सीखो। उनकी ज़िंदगी क्या थी कि अल्लाह के हबीब 13 साल उन्होंने जब अल्लाह का पैगाम लेके निकले, तो 13 साल सबसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त से वो गुजरे। और जान को भी ख़तरा था, भूख से भी अल्लाह ने उनको आजमाया। तो मैंने ये सोचा कि हमारे लिए सबक है कि जो स्ट्रगल है उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो अगले 10 साल थे, उन 10 सालों के अंदर उन्होंने दुनिया की तारीख बदल दी।
दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया, लेकिन वो पहले 13 साल ने उनकी तैयारी करवाई उसके लिए। और फिर भी जब वो 10 साल जो थे, जो उन्होंने दुनिया की तारीख बदली, पहले 4-5 साल बहुत मुश्किल गुजरे उनके। उम्मा ख़तरे में थी, कई दफ़ा बड़े बुरे हालात थे उम्मा के। तो मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं ये सोचता था कि अगर वो अल्लाह ने हमें दिखाया कि अगर अपने हबीब को वो स्ट्रगल करा सकते हैं तो हम भी करेंगे। इस दौरान मैं पॉलिटिशियंस को बड़े करीब से देखा। तो मेरी सोच में 3 किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं। जो सबसे बुरे पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिक्स अवाम का नाम लेके इक़्तिदार में आके पैसा बनाते हैं, अपना पेट पालते हैं, करप्शन करते हैं, ये सारी दुनिया में इस तरह के पॉलिटिशियंस को बुरा समझा जाता है। उसके बाद कई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, वो समझते हैं कि इक़्तिदार में आके हम अपना भी फ़ायदा उठा लें और हम लोगों का भी फ़ायदा करवा दें। ऐसे भी बल्कि ज़्यादातर ऐसे भी पॉलिटिशियन होते हैं। और फिर वो जो बहुत कम होते हैं जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल सरकार मदीना की है, क्योंकि उन्होंने तो ज़ात के लिए कुछ किया ही नहीं। वो उसी जिधर आए, उसी मस्जिद नबी में रहे, जब बैतुल माल में पैसा भी आ रहा था उन्होंने उसकी कोई अपनी ज़ात की नहीं सोची। फिर हमारा ये 15 साल तक पहला फेज़ रहा। मैं हमेशा समझता था कि मैं तब दूसरे फेज़ में जाऊंगा, यानी कि इलेक्शन जीतने के फेज़ में जाऊंगा जब आवाम मेरे साथ आएगी। और वो मियाँ वाली का मॉडल था। मैं मियाँ वाली में जब पॉलिटिक्स 2002 में आया तो सिर्फ बच्चे मेरे साथ थे और थोड़े से नौजवान। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान इलाके के सारे मेरे साथ आ गए और नौजवानों को देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सियासी शख्सियत थी वो मेरे साथ आनी शुरू हुई। यही मॉडल हुआ जबकि 30 अक्टूबर 2011 में हमने मीनार पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाहौर के लोग मेरे लिए निकले। उससे पहले मैं कोशिश करता था, लाहौर के लोग नहीं निकलते थे। 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में लोग निकले और उसके बाद सारा जो पॉलिटिकल सर्कल्स थे, जो इलेक्टेबल्स थे, उन सारों ने देखा कि वोट बैंक आ गया तो वो आना शुरू हो गए। फिर पार्टी बननी शुरू हुई। 2013 के इलेक्शन में हम पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट बनी, लेकिन बड़ी धांधली की गई। उस धांधली के बाद मैंने कहा 4 हल्के सिर्फ खोल दो ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। उसके लिए हमें 126 दिन का हमने धरना किया, पुरअमन था, डी चौक पे हमने। और उस धरने के दौरान और पार्टी बढ़ी, हमें मौका मिला अपनी पैगाम लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन बदकिस्मती से कोई एक्शन नहीं लिया गया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं अपनी कौम को कि इंशाल्लाह जो अब हम इलेक्शन, जो नई चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अब लेके आ रहे हैं, जो हमने आजमा ली हैं, दुनिया में टेस्टेड है, इसके साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी जो भी इलेक्शन जीतेगा उसको सारे कहेंगे जीता है, और जो हारेगा वो मान जाएगा हार। जब मैं क्रिकेट शुरू की तो हम अपने अपने अंपायर होते थे, मुल्क अपने अंपायर खड़े करते थे, और जो ज़्यादातर टीमें हारती थी वो कहती थी जी हमें अंपायरों ने हरा दिया। मैंने कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स की, और आज न्यूट्रल अंपायर्स की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से जो जीतता है वो सारे तस्लीम करते हैं वो जीता है, और जो हारता है वो मानता है। इंशाल्लाह यही पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की वजह से अब अगला ये सिस्टम हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2018 में हमारी पार्टी जीत जाती है। फिर सबसे मुश्किल फेज़ शुरू होता है मेरी स्ट्रगल का। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे मुश्किल फेज़ है। जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा वो अगर मैं ना उस स्ट्रगल से गुजरा होता, मैं ये 2.5 साल ना गुजार सकता, क्योंकि कभी भी किसी को ऐसी हुकूमत नहीं मिली। मुल्क बैंकरप्ट, सबसे बड़े खसारे अंदरूनी और बैरूनी, यानी रिकॉर्ड खसारे। और वो आप सिर्फ जो स्टेटिस्टिक्स देख लें आपके सामने आ जाएगा। कभी पाकिस्तान को इतना मकरूज नहीं था। 4 गुना 10 सालों में पाकिस्तान के कर्जे बढ़े, 4 गुना पिछली 2 पार्टीज़ की वजह से। और उसकी वजह से जो कर्जे बढ़े, उसकी वजह से फिर जो हमें कर्जों की किस्तें, सूद देना पड़ा। तो इस तरह की हुकूमत कभी किसी को नहीं मिली। और फिर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, और सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट सबसे बड़ा पाकिस्तानी तारीख का $20 अरब।
तो उसकी वजह से बड़ी मुश्किल से मुल्क बचा डिफ़ॉल्ट से। हमारे पास पैसे ही नहीं थे कर्ज़ों की किस्तें वापस करने की, और जो हमारी कमिटमेंट्स थी बाहर, और डिफ़ॉल्ट कर जाता तो आज रुपया जो 150 रुपये पे या 154 के करीब है, इसने 200, 250, 300 किधर पहुंचना था हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारा फ्लोज बंद हो जाने थे बाहर के। लिहाजा वो बड़ा मुश्किल वक्त था जिसमें हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना ने हमारी मदद की। अगर वो भी ना मदद कर दे तब भी हम डिफ़ॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है। अब मैं आता हूँ कि जो मुझे फ़ख्र है ये 2.5 साल की स्ट्रगल में किधर है पाकिस्तान। जो हमारा बैरूनी मुल्क जो बैरूनी खसारा है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था, वो 2.5 साल में पहली दफ़ा 7-8 महीने में सरप्लस पे जा रहा है। ये बहुत बड़ा मेरी हुकूमत की कामयाबी है। इसका मतलब कि क्योंकि हमारा अब वो करंट अकाउंट सरप्लस में है, इसका मतलब हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा रुपया मजबूत होता जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है इकॉनमी में। इसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्फिडेंस इकॉनमी की वजह से वो शो करता है। हमारी जो स्टॉक मार्केट उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और जो हमारे शोबे आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं। इसका मतलब एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी चल पड़ी है। और अल्लाह करे हमें कोरोना से ये हम जो तीसरा वेव है इससे हम ठीक तरह हमारा मुल्क आप सब हमारे साथ मिल के इसके एहतियात कर लें, तो जिस तरह हम अब जा रहे हैं, अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही है, हमारी जो गाड़ियों की सेल्स हैं, हमारी इस वक्त जो हमारे किसान हैं, हमारे किसानों के पास सबसे ज़्यादा खुशहाली आई है हमारे दौर के अंदर। उनको पहली दफ़ा हमने गन्ने की कीमत सही दिलवाई है, रिकॉर्ड उनको गन्ने की कीमत मिली है, उनको गंदम की कीमत सबसे ज़्यादा मिली है। आज देहात के अंदर पहली दफ़ा हमारा किसान खुशहाल है। लेकिन आगे हमने क्या करना है? आगे अब हमने, क्योंकि ये कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है, मुल्क ने निकलना कैसे है? मुल्क ने निकलना है वेल्थ क्रिएशन से, दौलत के अंदर इजाफा करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले हम 2 शहर नए बना रहे हैं, एक लाहौर के अंदर, और अभी कोशिश कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ मिले एक बंडल आइलैंड, और फिर एक लाहौर के अंदर ही एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। इस सब से गवर्नमेंट पैसा खर्च किए बगैर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से दौलत में इजाफा होगा, अरबों अरबों रुपए का इजाफा होगा, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उठेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसके अलावा हम इंडस्ट्री को ख़ास इंसेंटिव्स दे रहे हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ताकि, और ये 50 साल के बाद वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, ताकि हमारी इंडस्ट्री उठे, दौलत में इजाफा हो। फिर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अपने किसानों के अंदर, कल मैं इंशाल्लाह किसान कार्ड लॉन्च कर रहा हूँ कि कैसे अब हमने अपने किसानों को उठाना है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, और इंशाल्लाह पूरा आपके सामने एक एग्रीकल्चर में, ताकि उधर भी दौलत में इजाफा हो, ताकि मुल्क आगे बढ़े। पर टूरिज़म के अंदर अगर हम सिर्फ टूरिज़म को हम सही तरह लगा दें, इतना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, इससे ही हम अपने कर्जे वापस कर देंगे। फिर हमारा बिलियन ट्री सुनामी है, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये अगले आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल मुल्क में ये जो मौसम की तब्दीली से हमें ख़तरा है, वो एक पूरे मुल्क, पहली दफ़ा एक मुल्क माहौलियात के ऊपर जोर लगा रहा है। और 2 बड़ी डैम्स बना रहे हैं। 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बननी शुरू हो गई हैं। इनसे पानी स्टोर होगा, इसका मतलब कि हमारे पास ज़्यादा पानी होगा किसानों के लिए। जो असल आखिर में मैं आप कहना चाहता हूँ, मदीना की रियासत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें की थी। एक उन्होंने अपने कैरेक्टर से एक सारी कौम की अखलाकियात उठा दी थी। दूसरा, उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर और कमज़ोर के लिए, जो मैंने शुरू में बात की थी, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए वो कौम तबाह हो जाती है, यानी जिधर कानून की बालादस्ती नहीं होती। और उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सज़ा मिलेगी। और फिर तीसरी चीज़ उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी कि सबसे पहले एक रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ली थी। आज
हमने फलाई रियासत के लिए वो काम किया जो कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया। सबसे पहले जो मुझे फ़ख्र है, अपने 2 सूबों के अंदर हम हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस। हर गरीब आदमी के पास, पंजाब में इस साल के एंड तक पख्तूनख्वा ने अभी हर फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये इंशाल्लाह एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर आएगा हेल्थ में। छोटे छोटे शहरों में हॉस्पिटल बनाएंगे वो, क्योंकि हेल्थ कार्ड की वजह से कोई भी उन अस्पतालों में जा सकता है और फिर आपस में मुकाबला होगा। अगर कोई हॉस्पिटल सही इलाज नहीं कर रहा तो वह उधर हेल्थ कार्ड उधर इस्तेमाल करेंगे जिधर अच्छा इलाज हो रहा है, तो इससे पूरा सिस्टम इंशाल्लाह बदल जाएगा। हमने पनाहगाह बनाई जिसका मुझे बड़ा फ़ख्र है कि, और ये इंशाल्लाह हर जगह जिधर मज़दूर जाते हैं उधर हम बनाएंगे ताकि वो रात गुजार सकें, उनके पैसे बचे, वो सारे अपने बीवी बच्चों को पैसे भेजें, उनको मुफ्त खाना मिले, रहना मिले। ये हमने शुरू किया है। अभी एक और हम ट्रक सब सारे पाकिस्तान में जाएंगे उन इलाकों में जिधर गरीब इलाके हैं, ताकि कोई भूख ना हो, किसी को कोई भूखा ना सोए। जो हाउसिंग है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में अब हम कमज़ोर तबके के लिए घर बना रहे हैं, और ये कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में वो सिस्टम ही नहीं था, मॉर्गेज फाइनेंसिंग ही नहीं थी, बैंक कर्जे ही नहीं देते थे। वो हमने कानून चेंज किया बैंकों के साथ बैठ के। इंशाल्लाह अब वो तबका जो कभी पैसे देके घर नहीं ले सकता था, उसकी अब मदद करी। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा इस वक्त जंग, बैटल फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान, मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है, वो कानून की बालादस्ती की है। जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो सियासी माफिया है, जो वो लोग जो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, जो मिल के पैसे बढ़ाते हैं, लोगों के लिए चीज़ें महंगी करते हैं, ये सब इकट्ठे हैं। हर वो जो कि करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा था, वो हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त खड़ा हुआ है। ये है अब जो जंग हम लड़ रहे हैं। ये जंग जिस वक्त हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह जीतेंगे, ये आप समझ लें कि अल्लाह ने जो नेमतें इस मुल्क को दी हैं, शायद ही किसी मुल्क को दी हो। वो नेमतें तब, ये मुल्क की नेमतों का तब फ़ायदा उठाएगा जब इस मुल्क में इंसाफ होगा। खुशहाली मुल्क में तब आती है जिस मुल्क में इंसाफ होता है। आप दुनिया के नक्शा देख लें, जो सबसे खुशहाल मुल्क हैं उधर सबसे ज़्यादा कानून की बालादस्ती है। जो सबसे गरीब मुल्क है उधर कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। और जब मदीना की रियासत में सबसे पहले कानून की बालादस्ती आई थी, फिर खुशहाली आई थी, और इंशाल्लाह